नमस्कार, डायलॉग विद रुपेन के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज का एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है, खासकर हमारे हिमाचल के सभी किसान भाइयों के लिए, गांव के सभी लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, क्योंकि आज मैं आया हूं नाबार्ड हिमाचल के ऑफिस शिमला में और हमारे मेहमान हैं सीजीएम मिस्टर विवेक पठानिया जी। नमस्कार सर। नमस्कार। सर कैसे हैं आप? बढ़िया है, आप सुनाइए। सर अच्छे हैं। शिमला की बारिश कमाल की है, रुक नहीं रही थी काफ़ी टाइम से ऐसे ही। फाइनली रुक गई और हम आपके पास पहुंच गए। जी। सर सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। आप इतना बिजी होते फिर भी आपने हमारे लिए समय निकाला। थैंक यू सो मच सर। थैंक और मुझे उम्मीद है आप जो भी आज हमारे साथ बात करेंगे, जो भी आप हमें बताएंगे, वो हमारे हिमाचल के सभी किसान भाइयों के लिए और महिलाओं के लिए बहुत कारगर साबित होंगी वो सारी की सारी बातें। ग्रामीण क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में भी। जी हाँ। चलिए सर शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। हम्म। सर मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि नाबार्ड काम कर रहा है ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत सी स्कीम्स लेकर आते हैं। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि स्कीम्स तो आती हैं ढेर सारी, पूरे हिमाचल में देखा जाए या हिमाचल के बाहर दूसरे क्षेत्रों में देखा जाए तो हर तरह अलग अलग तरीके का काम होता है। वहाँ के जो ज्योग्राफिकल वो रहती है वो काफ़ी डिफरेंट रहती है। जी हाँ। तो किस तरह से नाबार्ड काम करता है हिमाचल के किसानों के लिए, मुझे ये जानना है। इसमें पहले मैं आपको ये बता दूं कि नाबार्ड का फंक्शन क्या है हिमाचल परिप्रेक्ष्य में जी। और ये हमारे भारतवर्ष के परिप्रेक्ष्य में भी सही है। ओके। हम 3-4 मतलब इंटरवेंशंस करते हैं अपने फंक्शनिंग के अंदर और वो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ होता है। ओके। तो सबसे पहले है हमारा मेन काम है वो है हमारा जो कृषि क्षेत्र के लिए या ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो भी लघु उद्योग हैं, ठीक है, या कृषि क्षेत्र में क्रॉप लोन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए कोई फंडिंग का मैकेनिज्म है, उसको सुदृढ़ करने के लिए। तो उसको सुदृढ़ करने के लिए दो चीज़ें होती हैं ताकि किसानों को टाइम से और एडिक्वेट पैसा मिले। उसमें सबसे पहले आता है कि जो हमारे वाणिज्य और जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं और जो हमारे ग्रामीण बैंक हैं वो हमारे किसानों को और जो हमारे लघु उद्योग हैं उनको टाइम से और उनकी ज़रूरत के हिसाब से पैसा दें। वो एक बहुत बड़ी, क्योंकि पैसे के बिना कोई चीज़ चलती नहीं है। जी बिल्कुल। उस परिप्रेक्ष्य में वो पहला फंक्शन हम क्या करते हैं कि हमारे पास फंड्स हैं जो हमारे को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिए थे, ठीक है, और उसके ऊपर फिर हम अपने जो हमारा प्रॉफिट होता है उसको ऐड करते रहते हैं, उन फंड्स को बड़ा करते रहते हैं। ठीक है। उस फंड से हम कुछ पैसा जो है हम बैंकों को देते हैं। जी। बैंकों को सस्ते दर पे देते हैं। ताकि वो ये सस्ते दर इसलिए देते हैं ताकि वो आगे जो हमारे किसान भाई हैं या लघु उद्योग हैं उनको पैसा सही टाइम पे और सही दरों पे दे पाए। तो इसी परिप्रेक्ष्य में मैं एक उदाहरण देता हूँ और इसके लिए वाणिज्य बैंक, जो कमर्शियल बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, ग्रामीण बैंक है, ये सब हमसे पैसा लेते हैं लेंडिंग के लिए। क्योंकि उनकी मान लो कि लेंडिंग पोर्टफोलियो ज़्यादा है और उनका डिपॉजिट पोर्टफोलियो इतना कम है तो वो हमारे से पैसा लेके आगे लेंडिंग करते हैं। अब उसमें दो उदाहरण दूंगा। एक उदाहरण, हमारे पास भारत सरकार के दो फंड्स हैं। एक फंड ऐसा है जो कि स्पेसिफिकली हम कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए पैसा दे सकते हैं। इसको बोलते हैं रीफाइनेंस। रीफाइनेंस मतलब बैंक ने पैसा दिया, उसके बाद जो पैसा कम हुआ वो मैंने बैंक को वापस कर दिया। ठीक है जी। एक तो कोऑपरेटिव बैंक हो गए, सहकारी बैंक, और एक हो गया हमारा ग्रामीण बैंक। दो फंड हमारे पास है, एक ग्रामीण बैंक को जाता है, दूसरा कोऑपरेटिव बैंक्स को जाता है। ये फंड जाता है 4.5% पे। 4.5%। ठीक है, हम उनको देते हैं 4.5% पे, ठीक, ताकि वो आगे दे 7% पे। जैसे आपने सुना होगा केसीसी, आप बैंक्स को देंगे 4.5 पे, हाँ, बैंक्स आगे देगा 7%। तो केसीसी बोलते हैं, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड जो होता है, जो 7% पे लेंडिंग होती है ना। ठीक। तो जब 4.5% पे देंगे तो हम ये कहते हैं कि बैंक को कि आप 7% पे दो किसान क्रेडिट कार्ड के अंदर। ठीक है, इसके अलावा जो किसान क्रेडिट कार्ड का बैंक का अपना पैसा है वो भी 7% पे देता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि बैंक अपने सोर्सेज से और नाबार्ड जो भारत सरकार की सोर्सेज को लगा के स्टेट में जो पूल है, जो फंड का पूल है, वो बढ़ा देते हैं। वहां पे जो बैंक अपना पैसा लगाता है तो भारत सरकार उसको सबवेंशन देती है 1% का। अच्छा, अलग से कि भाई तुम 8% पे ले रहे हो डिपॉजिट, तुम 7% पे दे रहे हो, तो 1% का जो आपका जो लॉस है या घाटा है वो मैं दे रहा हूँ। तो वो भारत सरकार देती है।
यहाँ हम 4.5% पे दे रहे हैं, आगे 7% पे दे रहे हैं, तो 2.5% का मार्जिन है, ऑलरेडी मार्जिन है। तो ये एक अभिप्राय है भारत सरकार का जो नाबार्ड के तहत जाता है कि भाई आप इन इंस्टीट्यूशंस को पैसा दो, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक्स हर एक गांव में, मतलब हर एक कवरेज बहुत ज़्यादा उनका, और वो सोसाइटी के साथ, हर एक किसान के साथ, हर एक ग्रामीण क्षेत्र का जुड़े हुए हैं। तो ये अभिप्राय है कि ये सस्ता पैसा वहाँ तक जाना चाहिए। इस सेक्टर में जो रिफाइनेंस वाला जो काम है, पिछले साल की हम बात करते हैं, ये हमने 3,000 करोड़ पिछले साल 24-25 में कोऑपरेटिव बैंक्स और ग्रामीण बैंक को पैसा दिया, 3,000 करोड़। इसमें 50% से ज़्यादा जो है 4.5% का है। और दूसरा जो होता है वो डिफरेंट रेट्स ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, जो हम कमर्शियल बोरोइंग करते हैं ना, तो हम उनको, पर वो सस्ता होता है। अच्छा, तो डिफरेंट रेट पे, बस सबसे सस्ता जो 4.5% है, इसका जो टोटल कॉर्पस है ये मोर देन 50% है। है ना। इसके अलावा जैसे डेयरी के लिए, पोल्ट्री के लिए, या इरिगेशन फैसिलिटी के लिए, पंप सेट्स लगाने के लिए लॉन्ग टर्म फंड होता है हमारे पास। ये भी भारत सरकार का फंड है, LTIF बोलते हैं, लॉन्ग टर्म फंड बोलते हैं। तो ये भी 5%, 5.5% पे जाता है। ठीक है, बैंकों को, ताकि वो आगे जाके सस्ती दरों में दो। तो पैदा करने के लिए, और पैदा करने के बाद जो जरूरतें पड़ती हैं, जो जिसको बोलते हैं एलाइड एक्टिविटीज़ के लिए, किसी को फिशरी फार्म लगाना है, ठीक है, किसी को पोल्ट्री फार्म लगाना है, किसी को पंप सेट खरीदने हैं, ठीक है, किसी को ट्रैक्टर खरीदने हैं। तो जब बैंक्स इसको लेंड करते हैं, इन चीज़ों को लेंड करते हैं, खासकर सहकारी बैंक और ग्रामीण बैंक, तो जब वो लेंड करते हैं तो हमारे से सस्ते दरों में पैसा ले लेते हैं। तो ये 5.5% पे जाता है। ठीक है, ये अलग लाइन है, ये भी भारत सरकार की लाइन है जो हमारे पास आती है। तो ये 3,000 कॉर्पस का हमने लास्ट ईयर काम किया, जो इसमें, जो कि आप हैरान होंगे, हमारे जितने भी कोऑपरेटिव बैंक हैं उनका कम से कम 35% का जितना उन्होंने डिसबर्स किया है ना, जितना लोन उन्होंने दिया है, 35% से ज़्यादा है। अच्छा, इसका मतलब उन्होंने 12,000 करोड़ के करीब उन्होंने क्रेडिट दिया है पूरे साल में। तो 35% में उसमें मैंने पैसा दिया है। नाबार्ड के थ्रू किया। तो 35% भागीदारी है कोऑपरेटिव बैंक और ग्रामीण बैंक की लेंडिंग की हिमाचल में नाबार्ड की। अब इसमें मैं जो हमारे कमर्शियल बैंक्स को जो पैसा दिया है, वो डिटेल हमारे हेड ऑफिस करता है, हम नहीं करते। वो अलग से, वो अलग से, वो डिटेल अलग होते हैं। ये भी 1,000-1,200 करोड़ के करीब होता है। अच्छा, हर साल का। बट अभी हम हिमाचल परिप्रेक्ष्य में इसी की बात करेंगे। जी बिल्कुल। दूसरे उसमें आते हैं, हम पैसा देते हैं, जैसे पैदा करना ही सब कुछ नहीं है ना, फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट करना है। जी हाँ, बिल्कुल, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर किसके लिए? कि जो पैदा हो रहा है वो मार्केट तक पहुंचे, कैसे पहुंचे, ठीक है, जो पैदा हो रहा है वो स्टोर हो जाए, ठीक है। पैदा करने के लिए इरिगेशन चाहिए, मेरे को पानी चाहिए। अब हिमाचल परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो हमारा सिर्फ 10% ऑफ द एरिया जो है ना कल्टिवेटेड, वही इरिगेशन में है, 90% रेनफेड है। अच्छा, है ना। तो अगर हिमाचल को की हमने इनकम को बढ़ाना है तो हमारे को कैश क्रॉप में जाना है। हमारे को ये जो गेहूं, मक्का और धान लगा रहे हैं, इनसे हट के कैश क्रॉप में, जैसे वेजिटेबल में, जी हाँ, सब्जियां लगाइए, गोभी, ठीक है, हॉर्टिकल्चर में जाइए। अब ये चीज़ें मांगती हैं इरिगेशन प्रोडक्शन के लिए। तो इन चीज़ों, इरिगेशन एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है जो कि हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है। बिल्कुल, ठीक है। एडवांस सीड्स तो मिलती हैं, सब सारी जगह मिल जाते हैं, बट बच्चा पैदा करने के बाद उसको अगर एजुकेशन अच्छी दो तो बड़ा अच्छा होता है, ठीक है। तो वैसे ही अगर हम किसी भी क्रॉप को इरिगेशन दे दें तो उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर इरिगेशन में होता है कि वाटर चैनल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है, फ्लो इरिगेशन को बढ़ावा देना, या डीप ट्यूबवेल्स को बढ़ावा देना, ठीक है। जो हमारा सरफेस वाटर है उसको टैप करके हमने इरिगेशन फैसिलिटी बनानी है, ये भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी हम बोले। अब इसके अलावा और सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो एग्रीकल्चर और ग्रामीण क्षेत्र को जोड़ते हैं, ठीक है, मार्केटिंग से या इम्पोर्टेंट सेंटर्स के साथ जहाँ पे इंडस्ट्री है जी। तो ये एक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का फंड्स होते हैं, जिसको बोलते हैं रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है। ये भी हमारे को भारत सरकार से मिलता है, ओके, ठीक है। और ये भी सब्सिडाइज्ड है, पर ये हम सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं। अच्छा, ये भी इनडायरेक्टली जा रहा है। इनडायरेक्टली जा रहा है, बट ये स्टेट गवर्नमेंट को जा रहा है। इसमें कोई ना तो बैंक को मिलता है, ना किसी इंस्टीट्यूशन को मिलता है, ना किसी पब्लिक को मिलता है। ये स्टेट गवर्नमेंट को जाता है जी। तो ये इसका जो हिमाचल परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं तो हम क्या कर रहे थे, हम
रोड्स के लिए पैसा दे रहे थे ओके ताकि गांव की शहर के साथ या मार्केटिंग सेंटर के साथ या इंडस्ट्री के साथ नेटवर्किंग हो। जी इरिगेशन के पैसा दे रहे थे, ओके वाटर सप्लाई के लिए पैसा दे रहे थे, जी हैं? ये प्रोजेक्ट्स हमारे चलते थे, मतलब ये हमारे स्टिपुलेटेड प्रोजेक्ट थे। ओके लास्ट 3 साल से हमने उसमें थोड़ा सा चेंज लाया। अच्छा हम चाह रहे थे कि थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन हो हमारी Okay. इंस्टीट्यूशंस में, ताकि हम नई नई चीज़ें हिमाचल परिप्रेक्ष्य में करें जो हिमाचल की रिक्वायरमेंट है। ओके तो आप बिलीव नहीं करोगे कि कंट्री का आरडीएफ के अंडर, हाँ मतलब जी। इस फंड के अंदर कंट्री का फर्स्ट रोपवे प्रोजेक्ट हमने मंडी में सैंक्शन किया, वाओ नाइस। जो बगलामुखी को कनेक्ट करता है, बिल्कुल पंडो डैम के ऊपर है। अच्छा वहां से ऊपर को हाँ, ओके वो वहाँ से वो जो हाईवे है वहाँ से सीधे बगलामुखी को कंटैक्ट जोड़ेगा जोड़ेगा। जी चल रहा है, ऑपरेशनल है। अभी काम अच्छा अच्छा, ऑपरेशनल हो गया है, मतलब ओके वो ऑलरेडी ऑपरेशनल हो गया। जी लगभग 70-72 करोड़ की वो आउटले लागत था, का बना है। लागत का था। जी। तो वो कंट्री में इस फंड के तहत पहला था। फर्स्ट है ओके ये एक पहला किया, तो ये हमने 22 में हमने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया कि भी नया Okay. काम करें ताकि हम सड़कों पे डिपेंडेंट ना रहे, हम अल्टरनेट रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम जी, को भी जी। डेवलप करें। तो हमारा मकसद ये है कि हमारे पास कॉर्पस इतना है कि हम पूरा फैला नहीं सकते हैं। हाँ तो yes. एक मतलब एक एग्जाम्पल करें ताकि स्टेट गवर्नमेंट उसको फिर आगे ले जाए। अब आप देखोगे बढ़ा कम से सकें। कम 9 या 10 जगह पे रोपवेज बनने की हाँ, स्टेट बिल्कुल, गवर्नमेंट की प्रपोजल्स हैं, कुछ जी फ्रक्टिफाई हो रही है, कुछ इन पाइपलाइन में है। जी जी तो ये बड़ा अच्छा स्टेप था हिमाचल परिप्रेक्ष्य में। ओके दूसरा, जैसे ही ये हमारी नई सरकार आई जो अभी 22 में आई है, जी इनका एक मोटिव था कि हम हिमाचल को ग्रीन स्टेट बनाएंगे। ग्रीन स्टेट हाँ है, यस जो हमारे इस पे जोर मुख्यमंत्री दिया जी जा का रहा है ये था कि ग्रीन स्टेट बनाने। तो फिर हमने सोचा कि इस परिप्रेक्ष्य में हम अपनी फंडिंग से क्या कर सकते हैं। जब ग्रीन स्टेट की बात हुई तो स्टेट गवर्नमेंट का जो टारगेट था वो था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर। अच्छा अब ओके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दो टाइप की, एचआरटीसी को ग्रीनिंग करना, जी ई व्हीकल्स को लाना, यस वो एक था। दूसरा था कि प्राइवेट टैक्सीज जो चल रही हैं उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट करना, ओके और वहाँ 40% कुछ की सब्सिडी स्टेट गवर्नमेंट अपने लेवल से दे रही थी। ठीक इसमें हमने पिच इन किया, हमने पिछले साल जी स्टेट गवर्नमेंट को 110 करोड़ का ई चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट सैंक्शन किया आरडीएफ के अंदर। अच्छा ओके ये प्रोजेक्ट जो है 58 लोकेशंस पे होगा, मतलब जो एचआरटीसी की 58 डिपोज है ना, जी जी ये चार्जिंग स्टेशन वहाँ पे बनाए जाएंगे, ओके ताकि जितनी भी हमारी स्टेट गवर्नमेंट की बसेस जो बसेस ई बसेस आ रही हैं वो वहाँ पे चार्ज हो जाए। ओके तो ये एक नया प्रोजेक्ट किया, ये भी कंट्री का फर्स्ट है, फर्स्ट है कंट्री का फर्स्ट है जो हमने किया नाबार्ड के थ्रू नाबार्ड के थ्रू लास्ट ईयर किया हमने। ओके इसके अलावा नया जो हमने किया लास्ट ईयर वो किया जो ढगवार मिल्क प्लांट, जिसके बारे में आप सुन रहे हैं, जी 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 जो स्टेट गवर्नमेंट का मैनिफेस्टो में था कि हम मिल्क प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देंगे ताकि लोगों को खेती से एंसिलरी एक्टिविटी में जाएं, दूध Okay. व्यवसाय का बढ़ावा जी। मिले। उसमें एमएसपी भी स्टेट गवर्नमेंट ने फिक्स किया हाँ जी है ना। तो वो किस लिए कि ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस व्यवसाय में आए, आ जाए क्योंकि इसमें आमदनी अच्छी है। बिल्कुल बिल्कुल स्टेट गवर्नमेंट चाहती थी कि ये जो दूध हम इकट्ठा कर रहे हैं, एमएसपी कर रहे हैं, तो एमएसपी में तो आपको दूध इकट्ठा करना है, जी तो उसको अगर दूध तो ऐसा है जो पेरिशेबल है, बिल्कुल तो वो तो इकट्ठा नहीं रख नहीं सकते, उसको हाँ, जोड़ उसको के store रख नहीं नहीं किया सकते, जा स्टोर नहीं सकता कर है। सकते, तो उसको प्रोसेस करना है। ओके तो उसको प्रोसेस करने के लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जो उसको हम इमीडिएटली प्रोसेस कर लें डिफरेंट प्रोडक्ट्स में। जी तो सरकार का एक विजन था कि हम एक मिल्क प्लांट करेंगे 3.5 लाख कैपेसिटी का, ओके 3 लाख लीटर एक दिन में प्रोसेस करने के अच्छा लिए, पर डे वो इतना पर डे जाएगा। का प्रोसेस करने के लिए। तो वो था कि लंबा, मतलब 4 साल में 5 साल में 3 लाख तक पहुंच जाएंगे। जी तो स्टार्टिंग वाली उन्होंने 1.5 लाख का प्रपोजल ओके किया कि हम 1.5 लाख का स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे उस कैपेसिटी को बढ़ाएंगे शिफ्ट्स में बढ़ा लेंगे। ओके वो जो प्रोजेक्ट है उसमें हमने ढगवार वाला कांगड़ा में अभी जो चल रहा है वो 200 करोड़ का हमने स्टेट गवर्नमेंट को पैसा दिया हुआ है, ओके अभी वो चालू हो गया है चालू हो गया, वो चल रहा है प्रोजेक्ट। और जी। उस प्रोजेक्ट को जो कमिश्निंग और इंस्टॉलेशन कर रहा है वो एनडीडीबी, आपने सुना होगा, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जी जो कोऑपरेटिव सेक्टर की बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है, ओके आनंद बेस ना, जी जो वर्गीस कुरियन थे वो उनके दाता थे, अच्छा है ना। जी तो वो एजेंसी है जो उनको स्टेट गवर्नमेंट को गाइड कर रही है इतना बड़ा प्लांट लगाने के लिए। ओके तो वो टोटल पूरा बिल्डिंग से लेके मशीनरी तक लेके उसको कमीशनिंग तक करके वो करेंगे। सारा करके हाँ, देंगे जी उस प्रोजेक्ट को हमने फाइनेंस कर दिया।
ओके 200 करोड़ का। जी ये है जो ये RDF फंड के अंदर हम कर रहे हैं, ओके जो हमने अभी फंडिंग की हुई है। हाँ जी तो लास्ट ईयर हमारी जो सैंक्शन जो थे हमारे 1000 करोड़ के करीब थे स्टेट 1000 गवर्नमेंट को, करोड़ 1000 करोड़ का जी सैंक्शन हमने स्टेट गवर्नमेंट को दिया जी RDF के अंदर, जी और जिससे कि ये डिफरेंट प्रोजेक्ट्स सड़कें और इरिगेशन इंक्लूडेड कवर जी कर जी पाए जी हम। तीसरा है हमारा फंक्शन जो हमारे ग्रामीण बैंक हैं और जो हमारे कोऑपरेटिव बैंक हैं, जी ये डिपॉजिटर को पैसे को सेफ रखें, ओके उसकी जो सुपरविजन है, वो जो दायित्व है वो नाबार्ड को मिला हुआ है। ओके सिर्फ कोऑपरेटिव बैंक्स जी और ग्रामीण बैंक। ग्रामीण बैंक के तो मतलब ये कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशन, जी नाबार्ड के रूल्स एंड रेगुलेशन, या भारत की जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं, उसके भारत सरकार की, जी उसके मुताबिक बैंकों को चलना है। बिल्कुल डे टू डे या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, जी जिसके अंदर हर बैंक, जिसके दायरे में बैंक को काम करना काम है, करना है और इन सब का एक ही मकसद है कि डिपॉजिटर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो, यस है ना। जी तो इसमें क्या है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक्स की मॉनिटरिंग करता है, वो तो रेगुलेटर है, सेंट्रल बैंक हाँ ऑफ इंडिया, यस ठीक है। बट कोऑपरेटिव बैंक्स का और ग्रामीण बैंक का पूरे भारतवर्ष में जी ये दायित्व रिजर्व बैंक ने नाबार्ड को दिया है, नाबार्ड को दिया है ठीक है। ओके तो हम इनकी सुपरविजन करते हैं, ओके तो हर साल हम इनकी इंस्पेक्शन करेंगे। अब इस वक्त 3 कोऑपरेटिव बैंक है नाबार्ड हिमाचल में, हिमाचल में जोगिंद्रा है, कांगड़ा है और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, ओके और एक ग्रामीण बैंक है मंडी में। तो हर साल इनकी हम इंस्पेक्शन करते हैं ओके कि भाई ये जो काम कर रहे हैं ये उन दायरों के अंदर है या नहीं है, ओके ठीक है। उसका मकसद, सबसे बड़ा मकसद है डिपॉजिटर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना। ओके दूसरा मकसद है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्मुलेट किए गए हैं उनको बैंक्स अडेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जी अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। जी तो इसमें कई बार जैसे फ्रॉड हो जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल है ना। जी तो अब जैसे फ्रॉड हुए तो अब इसमें क्या एक्शन लेना है, ओके क्या क्या कारण रहे फ्रॉड होने के लिए, कहाँ वीकनेस आई, तो ये सब चीज़ों को हम बड़ी गहनता से देखते हैं और फिर उसके अगेंस्ट एक्शंस लेते हैं। ओके उस रिपोर्ट्स में जो खामियां पाई जाती हैं उसको हम रिजर्व बैंक को भेजते हैं। ओके फिर उसकी सीरियसनेस के डिपेंडेंट कितनी सीरियस है, जी रिजर्व बैंक पेनल्टी डालता है, फिर बैंक को बैंकों को ओके पेनल्टी डालता है या कॉशन करता है कि भाई आप ये गलत कर रहे हो, आइंदा से मत करिए। ओके या उनको लगता है कि इन्होंने नहीं किया है तो वो पेनल्टी डाल, जैसे कि आप गए किसी बैंक में, आपके पास 500 के 2 फटे नोट हैं, जी आपने टेलर को बोला कि इनको रिप्लेस करो। Yes. हर एक बैंक को दायित्व है कि पैसे फटे पुराने नोट जो हैं वो रिप्लेस करने हैं, वो मना नहीं कर सकते। एक एग्जांपल कोट कर रहा हूँ मैं। नहीं सर बहुत बड़ा एग्जांपल दिया हाँ, आपने क्योंकि हमारे साथ ये दिक्कत हो जाती है, हाँ, मना कर देते हैं सामने से, नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर हाँ, सकता कोई नहीं कर सकता। तो ये बैंक का दायित्व है जी कि वो सॉइल्ड नोट्स को और म्यूटिलेटेड नोट्स को उसको रिप्लेस करेगा, ओके ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम जाते हैं कि ब्रांच मैनेजर ने अपना पासवर्ड शेयर कर दिया क्लर्क के साथ, जी जी है ना। हाँ तो ये एक फ्रॉड का ये रहता है बिल्कुल ना। किसी की मानसिकता का पता नहीं ना, किसी की मतलब स्थिति क्या है, नोबडी नोज, कोई नहीं जानता ना। बिल्कुल बिल्कुल तो वो भी एक गलत चीज़ है। यस तो ये चीज़ों को भी हम नोट करते हैं। ओके अब साइबर सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा आ गया, क्योंकि आजकल इंटरनेट बैंकिंग चल गई, मोबाइल बैंकिंग चल यस पड़ा, यस तो अब हम और ज़्यादा सतर्क हो गए साइबर सिक्योरिटी के ऊपर कि बिल्कुल भाई हमारा डिपॉजिटर या हमारा क्लाइंट जो हमारा कस्टमर है वो कहीं से भी इन फ्रॉडस्टर झांसे के में ना आए। झांसे में ना आए। यस तो उसके लिए हम डे इन डे आउट क्या करते हैं, हम फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम्स लगाते हैं। ओके फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम कम से कम हम हिमाचल में 5 से 6 हज़ार फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम करते हैं, कैंप्स करते हैं डिफरेंट बैंक्स को, जिसमें कमर्शियल बैंक इंक्लूडेड है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भी देते हैं, पंजाब नेशनल बैंक को भी देते हैं, कोऑपरेटिव बैंक को भी देते हैं, ग्रामीण बैंक को देते हैं। मकसद वही है कि ब्रांच लेवल पे वो अपने कस्टमर में कैंप लगाए और Okay. उनको इन चीज़ों के बारे में अवगत कराए यस कि पासवर्ड शेयर नहीं करना, अपना ATM पिन शेयर नहीं करना, जी ऐसी अगर इंस्टेंसेस आते हैं तो आपने रिस्पॉन्ड नहीं करना है। यस तो यस उसको बोलते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप। तो Okay. उसके लिए नाबार्ड पैसा देता है उसके लिए भी बैंकों को। तो कम Okay. से कम 5-5.5 हज़ार कैंप्स हर साल हम करते हैं। ओके तो डिफरेंट बैंकों के साथ 11-12 बैंक्स हैं जी जो हमसे पैसा लेते हैं और हम उसको ये Okay. करते हैं। जी, तो ये हमारा सुपरवाइजरी उससे फंक्शन हो रहा है जो हम कर रहे हैं। ठीक इसके अलावा जो प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास,
कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना, जी जी जी। जो आप गांव में जाओगे तो इस सोसाइटी में, या डीपू बोलते हैं इसको, यस यस, है ना। हाँ जी। सारी मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ डीपू नहीं करती हैं, 80% तो डीपू वाला काम करती हैं, बिल्कुल। ठीक है। तो मतलब उस परिप्रेक्ष्य में हम ज़्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटी को डीपू के नाम से जानते हैं, ओके। तो बट जी, उसको बोलते हैं प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओके। उनका मेन मैंडेट है अपने मेंबर्स को जो एग्रीकल्चर और ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में जो उनकी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करना, जी, जिसमें क्रेडिट इंक्लूडेड है, ओके। ठीक है। तो कोऑपरेटिव बैंक से क्या क्या था कि आज तक जो हमारी सोसाइटीज़ थी वो अपना लेखा जोखा हाथ से बनाती थी, ओके। अपने लेजर बनाने, अपने ये जी, करने। तो अगर आप हिमाचल परिप्रेक्ष्य में देखो तो कम से कम अगर आप 22-23 की इनकी रिपोर्ट देखें तो कम से कम 800 करोड़ रुपया 200 2200 सोसाइटीज डिसबर्स करती हैं, अच्छा। 800 करोड़ रुपया 800 करोड़ बहुत है। एग्रीकल्चर में है। जी, जबकि पिछले साल एग्रीकल्चर में बैंकों ने 1200 करोड़ 1100-1200 करोड़ किया टोटल। ओके, टोटल। तो अगर 800 करोड़ ले लो तो कम से कम 10% बन गया। हुँ, बट ये बैंकिंग उसमें कैप्चर नहीं होता है, ओके, ये 800 करोड़ उसमें नहीं आता क्योंकि सोसाइटीज जो है वो बैंक नहीं है, यस, ठीक है। तो ये 800 करोड़ 900 करोड़ जो है ये उस बैंकिंग परिप्रेक्ष्य से बाहर है, बाहर चला ठीक गया। है। जी, तो ये सोसाइटी जो डिपॉजिटर होता है उस पैसे को यूज करती है, लोन देती है। जी, भारत सरकार ने जब कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री बनी तो इन्होंने एक मिशन लगाया कि हर कोऑपरेटिव सोसाइटी को हम कंप्यूटराइज कर देंगे, ठीक है। जी, इस परिप्रेक्ष्य में हिमाचल में 2200 के करीब सोसाइटी है। सोसाइटीज़ टोटल। तो इस वक्त हमारे पास कम से कम 1800 सोसाइटी ऐसी हैं जो भारत सरकार के कंप्यूटराइजेशन प्रोग्राम में इन्वॉल्व है, डिजिटली कनेक्टेड। डिजिटली कनेक्ट करना है, चल रहा है प्रोग्राम, अच्छा, प्रोग्राम चल रहा है। जी, तो उसमें चलना मतलब कि फेज में है, फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेज 1 में हम 870 लाए थे। ओके, 870 को सबको कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, यूपीएस वगैरह सब कुछ दे चुके हैं। ये जी, भारत सरकार से आता है, ओके, ठीक है। और इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया हमने, जी, और इनमें जितने भी पुराने वॉचर एंट्रीज थी वो हमने डाल दी है। ओके, अब हमने सेक्रेटरीज को बोला कि अब डे इन रेगुलरली वॉचर अपडेट करो और क्लोज करो, ओके, एंट्री करो। जी, दूसरा 919 है, 919 का हिस्टोरिकल डाटा अपलोड हो चुका है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब हो चुका है, जी, ठीक है। और तीसरे 85 के करीब सोसाइटी है जी, तीसरे फेज में, ओके, जो कि नई सोसाइटीज जो बना रहे हैं अच्छा, वो उसमें हम कवर करेंगे। ओके, उसमें क्या होगा कि इनके जितने भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली कैप्चर हो जाएंगे, ओके, ठीक है। इवन ऑडिट जो इनका होता है वो भी अब सिस्टम पे होगा। वो भी ऑनलाइन हाँ, तो होगा। 870 का जो ऑडिट है इस बार वो सिस्टम पे करेंगे, वो फिजिकली नहीं नहीं करेगा, चलेगा, होगा ओके, जो भी एआरसीएस ऑफिस करेगा सिस्टम पे करेगा, ओके, ठीक है। जी, तो ये प्रोग्राम जो है भारत सरकार डिफरेंट स्टेट्स में कर रही है जिसमें हिमाचल इंक्लूडेड है, और इसमें नाबार्ड, स्टेट गवर्नमेंट और भारत सरकार खर्चे को बियर कर रही है, ओके, तो इसमें भी नाबार्ड का कंट्रीब्यूशन है। जी, तो ये एक और मेगा प्रोजेक्ट्स है जी, जो स्टेट में चल रहा है, 70-80 करोड़ का इसमें ये है इन्वेस्टमेंट टोटल है, इन्वेस्टमेंट है जो जी, हम ये एक परिप्रेक्ष्य में सोसाइटीज़ के कोऑपरेटिव सेक्टर्स को बूस्ट देने के लिए। इसके अलावा नई सोसाइटीज़, ऐसे गांव हैं जो सोसाइटीज़ हैं जो 7-8 पंचायतीज़ को कवर करती है। ओके, अब हिमाचल परिप्रेक्ष्य में दूर दराज एरियाज़ हैं, हाँ जी, लोगों को बिल्कुल, आना जाना मुश्किल जी, होता है। अब हम देख रहे हैं कि ऐसा हो कि 3 सोसाइटी या 2 पंचायत एक सोसाइटी एक में आ जाए, सोसाइटी, तो नई सोसाइटियाँ खोल रहे हैं, जी, ठीक है। तो उसमें क्या कर रहे हैं हम, नई ऐसी पंचायती आइडेंटिफाई कर रहे हैं जहाँ को हम 7 को 4 और 3 में बाइफरकेट कर दे रहे हैं, ओके, ताकि 500-600 मेंबर यहाँ हो जाए जी, और बाकी मेंबर यहाँ हो जाए, ताकि इनको अपने घर के आसपास ही सारी सहूलतें मिल मिल सके, जाए। तो नई सोसाइटी बनाना भी एक नया मुहिम है इस प्रोजेक्ट के अंदर। ओके, तो 70 के करीब पिछले साल हमने नई सोसाइटीज़ बनाई हैं जी, जो कि डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में हैं जो ओके, बनाई हुई हैं। तो जी, कंप्यूटराइजेशन का ये एस्पेक्ट है। इसके अलावा हमारे पास भारत सरकार का मतलब अपना फंड है जिसको जी, बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन फंड, ओके, ठीक है। इसमें जैसे हमने जो फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप करते हैं वो जी, पैसा देते हैं हम। जी, इसका मान लो कि किसी को माइक्रो एटीएम चाहिए ओके, या पॉस मशीन चाहिए तो वो भी सब्सिडाइज पे दे देते हैं हम। अच्छा, तो उसके लिए हम पैसा दे रहे हैं। तो ओके, अभी हमारे पास एयरटेल बैंक ने पॉस मशीन्स के लिए पैसा लिया तो जी, हमने उनको दिया। अभी माइक्रो एटीएम्स के लिए 870 माइक्रो एटीएम्स के लिए स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने हमारे से पैसा लिया है, ओके, सैंक्शन लिया है कि भाई हम अपनी सोसाइटीज़ को 870 सोसाइटीज़ को हम
पॉस मशीन देंगे, अच्छा, okay. माइक्रो एटीएम देंगे, ताकि वो Okay. अपनी ट्रांजेक्शन्स करती रहें। तो ऐसे बहुत सारे फंड्स हैं जिसके तहत हम गांव तक जा रहे हैं। ये तो है जो फंडिंग में करेंगे। इसके अलावा ग्रांट के प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, वो अलग से हैं। वो अलग से। ये चौथा पहलू है हमारा, ट्राइबल एरियाज है। जी, ट्राइबल एरियाज में क्या है, ऑर्चिड्स का बहुत ज़्यादा ये बिल्कुल। है ना। तो हम इन एरियाज में उन लोगों को कवर कर रहे हैं जो इस ऑर्चिड वाली एम्बिट में नहीं आ पाए, या जिसका है तो 2 है, 3 है, 10 है, 15 है, जी, तो उसको एज अ फुल फ्लेज्ड ऑर्चिड डेवलप करने के लिए हम फंडिंग करते हैं। ओके। तो इसको एक प्रोजेक्ट है हमारा जिसको बोलते हैं ट्राइब्स, ट्राइबल के नाम से ट्राइब्स का नाम ट्राइब्स। दिया। जी, ये ग्रांट फंड्स है। ओके, ये हम संस्थाएं मतलब एनजीओज के थ्रू करते हैं। ओके, अभी यहाँ तो हम एनजीओज के थ्रू कर रहे हैं। तो इस जी। वक्त हिमाचल में 10 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ओके, कुछ चंबा में है, कुछ किन्नौर में है, कुछ लाहौल स्पीति में है। ठीक है। और ये सारे एप्पल बेस्ड है। अच्छा, हर जगह सेब ओनली। सेब मतलब वहाँ हाई ज़्यादातर एल्टीट्यूड वहाँ है पे तो सेब ही सेब होते पे हैं। फोकस हो रहा है। इसमें हम प्रति फैमिली मतलब इसमें ट्राइबल फैमिली कवर करते हैं। जी, 72 से 75 हज़ार रुपए का बेनिफिट देते हैं। ओके, प्लांट्स दे दिए, आफ्टर केयर के लिए पैसा दे दिया, वो प्रति फैमिली का फिक्स है। और ये प्रोजेक्ट है 4 साल से 5 साल का, ओके, 4 से 5 साल साल तक। का टोटल प्रोजेक्ट है। और इसमें हम 300, 400, 200 जितना डिपेंडेंट एनजीओ की कैपेसिटी के हिसाब से हम जी, फैमिलीज को कवर करते हैं। ओके, और हर एक प्रोजेक्ट लगभग 1 करोड़ से ऊपर रहता है फैमिली के साइज के ऊपर ना, ये जी, फैमिली के नंबर ऑफ फैमिलीज को कवर करते हुए। ओके, बट ये टोटली ग्रांट है। ओके, ठीक है। तो अभी तक हम 10 प्रोजेक्ट ऑनगोइंग चल रहे हैं हमारे, अभी टोटल 15 हो चुके हैं हमारे हिमाचल अच्छा, में। जी, इसके अलावा जैसे सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन करने के लिए वाटरशेड जी, जिसको बोलते हैं, जी, क्योंकि हिमाचल के कुछ एरियाज में बहुत ज़्यादा इरोजन होता है, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन के इश्यूज हैं। तो अभी तक हम कम से कम 22 या 23 वाटरशेड प्रोजेक्ट्स हैं जो हिमाचल में चला रहे हैं। ओके, और हर एक प्रोजेक्ट ये भी कम से कम 80 लाख से 1 करोड़ से ऊपर है। ये भी संस्थाओं से करते हैं। अच्छा, बट इनकी क्या ब्यूटी है कि ये पीपल पार्टिसिपेशन है, ओके, कि लोग ही डिसाइड करेंगे कि हमारे खेतों में क्या होना अच्छा, ओके, है ना। कि मान लो मेरे को मेड बनानी है, जी, ठीक है, वो बना सकते हैं। ठीक, मेरे को मान लो कि पानी का वाटर चैनल बनाना है, वो बना सकते हैं। जी, मेरे को स्प्रिंकलर इरिगेशन लेना है, वो कर सकते हैं। मेरे को अपनी घासनी में जैसे आंवला के या हरड़ के पौधे लगाने हैं, जी हाँ, वो वहाँ हो सकते हैं। मेरे को एक छोटा सा 30-50 आम का या अनार का बगीचा लगाना है, लगाना है। वो उसमें कर सकते हैं सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन के साथ, है ना, इसमें लोगों की चॉइस के हिसाब से। चॉइस के हिसाब से। ओके, तो ये संस्था एक प्लानिंग करती है ओके, लोगों के साथ बैठ के जी, कि भाई आपको क्या चाहिए इसके अंदर। तो लोग बताते हैं कि हमको ये चाहिए, संस्था बताती है ये ऑप्शंस हो सकते हैं। हाँ जी, ठीक हाँ है। जी, तो उसको बोलते हैं पार्टिसिपेटरी प्लानिंग। ओके, क्लाइमेट चेंज परिप्रेक्ष्य में मैं बात कर देता हूँ वाटरशेड में ना, पहले ओके, फिर स्प्रिंगशेड पे आता हूँ। लगभग 40% जो कॉस्टिंग है ना, जो ग्रांट है, जी, वो क्लाइमेट प्रूफिंग पे जा रही है। ओके, कि उस एरिया में, क्योंकि हर एक स्टेट ने स्टेट एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज बनाया हुआ है, ओके, वो डिस्ट्रिक्ट वाइज प्लान है एवरी डिस्ट्रिक्ट के एवरी लिए। डिस्ट्रिक्ट के। जी, उसमें उसने कौन सी जगह को, किस क्रॉप को वनरेबल बनाया हुआ क्लाइमेट चेंज के हिसाब से, ओके, कि भाई इस एरिया में अब क्लाइमेट चेंज हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया, तो आप इस चीज़ में अब ये क्रॉप में प्रॉब्लम आएगी, प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं होगी। तो 42% जो ग्रांट का कंपोनेंट होगा ना 100 में से जी, वाटरशेड में, वो क्लाइमेट प्रूफिंग के लिए जाता है हमारा। तो उसमें क्या करते हैं, जैसे कि न्यू क्रॉप कौन सा लगा सकते हैं, उसके डेमो प्लॉट लगा के लोगों को देते हैं। जी, ठीक है। इसी परिप्रेक्ष्य में जैसे कुल्लू में लग वैली है, जी हाँ, ठीक है, लग वैली में एप्पल का साइज इतना रह गया है छोटा और रह गया। डिफॉर्म्ड हो गया है और कलरेशन नहीं आ रही है। यस, ये दिक्कत आ रही है हाँ, सर। तो वो मेजर कारण है क्लाइमेट चेंज। ओके, अदरवाइज अगर आप 75 और 80 के दशक की बात करते जी, तो कुल्लू प्रॉपर में बढ़िया सेव होता था, बिल्कुल होते थे। है ना। जी हाँ, तो ये वाइप आउट होना शुरू हुआ 90s में। ओके, उसमें डिजीज आना शुरू हो गया, कैंकर आना शुरू हो गया, जी, रॉट होना शुरू हो गया। तो इसका मतलब ये उस टाइम से स्टार्ट हो गया। बर्फ पड़ती थी कुल्लू में, बहुत ज़्यादा पड़ती थी ठीक टाइम है। पे, बिल्कुल। मतलब जब तक आप, अगर जो भी आपका स्पैन होगा 2 डिकेड से देख रहे हो, मेरे को नहीं लगता कभी बर्फ पड़ी है कुल्लू में।
नहीं एक आधा सर, इंस्टेंस बस छोड़ के 2014 एक आधा के इंस्टेंस बाद छोड़ में। के हाँ जी, 2014 में तो कांगड़ा में पड़ी। हाँ वो बहुत ज़्यादा जो पड़ी ये थी, ये सब जो सिम्टम्स है ना अच्छा, अब कुल्लू प्रॉपर में एप्पल नहीं है, लगभग खत्म, फिनिश। जी, फिनिश्ड है ना, वो क्लाइमेट चेंज ही तो है। यस, लग वैली में एक हमारा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, ओके, एफपीओ बोलते हैं जिसको, जी, उसको भी हम सपोर्ट करते हैं। अब कम से कम 120-125 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हम पूरे स्टेट में प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसको कि एग्रीगेशन का एक माध्यम बनाया गया है, एग्रीगेशन और इनपुट डिसेमिनेशन का माध्यम बनाया गया कि किसान आपस में इकट्ठे हो, वो अपनी इश्यूज को देखें और इकट्ठा संभाल लें और इकट्ठा बेचें, ओके, ताकि कलेक्टिव बार्गेनिंग मिल जाए। जी, तो उसको हम वर्ड यूज़ करते हैं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ओके, और इसके लिए नाबार्ड फंडिंग करता है 35 से 40 लाख का पर एफपीओ को 3 साल के लिए पैसा, 3 से 5 साल के लिए पैसा, ओके, ठीक है। जी, ये भी हर डिस्ट्रिक्ट में है, डिस्ट्रिक्ट वाइज ठीक ही है। है, जी, तो लग वैली में हमारा एक एफपीओ है जो कि इसका ग्रेडिंग पैकिंग करता था एप्पल का। ओके, तो एफपीओ जब बना तो उसने एफपीओ के तहत उसने 5 या 6 लाख की ग्रेडिंग मशीन ली, जी, ठीक है। हिस्ट्री में बता रहा हूँ कैसे डेवलप होता है। ओके, तो जब उसने ग्रेडिंग मशीन ली तो उसमें मैक्सिमम डी और सी एप्पल निकल रहा था, बी अच्छा, बहुत ही कम निकला, और ये 2 साल का ट्रेंड हुआ। ओके, तो फिर जैसे हम हर साल हर क्वार्टर में मॉनिटरिंग करते हैं, तो बिल्कुल, एक जैसे मॉनिटरिंग हो रही थी तो वहाँ कहते हैं कि सर अब एप्पल की क्वालिटी बहुत पहले सफ़र जैसी कर नहीं रही है, है, मतलब, और फिर क्वालिटी सफ़र करेगी, डिफॉर्म्ड होगा, साइज नहीं होगा, कलर नहीं होगा, तो प्राइस नहीं मिलेगा। बिल्कुल, तो ऑप्शन क्या है? तो 2 ऑप्शन मिले हमारे पास। एक, वहाँ पे परसिमन होता है, हुँ, जापानी फल। हाँ जी, बहुत होती है अभी, तो हमने कहा कि आपने 2 या 3 पौधे लगा रहे हैं या 5 पौधे लगाए हैं किसी ने, आप ऑर्चर्ड लगा दो। ओके, बट किसी की हिम्मत नहीं थी कि ऑर्चर्ड लगा पाए, जी, क्योंकि एग्जिस्टिंग एप्पल को तोड़ने से पहले तो यहाँ पता लगना चाहिए ना यहाँ से कुछ मिल रहा है। बिल्कुल, तो 3 क्रॉप हमने आइडेंटिफाई किए नाबार्ड लेवल पे पूरे स्टेट के लिए। जी, एक किया हमने परसिमन, क्लाइमेट चेंज परस्पेक्टिव से है। जी, जी, एक किया कीवी। कीवी, कीवी अगर है तो सिर्फ सोलन में ही है, वो भी कुछ एरिया में जो कल्टीवेशन हो रहा है, जी, जी, अदरवाइज स्कैटर्ड है। ओके, आपने कर लिया एक डिस्ट्रिक्ट में, किसी डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने कर लिया। जी, तीसरा क्रॉप था ये हमारा जो इसको क्या बोलते हैं, ड्रैगन फ्रूट, ड्रैगन फ्रूट, ओके, ठीक है। ये हमने 3 आइडेंटिफाई किए। अब इसकी जेनेसिस क्या है, हमारे जो अपने एक्सपर्ट्स हैं, जी, जो हमारे नाबार्ड हिमाचल में एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं, हमारे पास हॉर्टिकल्चर ग्रेजुएट्स भी है। ओके, तो हमने इनको बताया कि यार इस परिप्रेक्ष्य में देखो कि अब हम कुछ नया करना चाहते हैं, जैसे हमने बताया ना आरडीएफ में हमने नया किया, जी हाँ, रोपवे किया, ई चार्जिंग किया, हाँ मिल जी, प्लांट किया। तो ये समावेश निकला कि ये 3 क्रॉप अभी ऑर्चर्ड लेवल पे नहीं जा रहे हैं। ओके, अगर जा रहे हैं तो इक्का दुक्का जा रहे हैं, जैसे जी, सेब सब कर रहे हैं, हाँ, हर है कोई, ना, बिल्कुल, कीवी सब कोई नहीं कर रहा है। और इन 3 क्रॉप की ब्यूटी क्या है, ये तब तैयार होते हैं जब कंट्री में कोई और फ्रूट नहीं है, अक्टूबर के ओके, बाद। जी, जी, बिल्कुल, एप्पल भी अक्टूबर में खत्म हो जाता है, फ्रेश की बात कर रहे हाँ हैं। जी, हाँ जी, ये ड्रैगन फ्रूट भी अक्टूबर में तैयार होना शुरू हो जाता है, कीवी भी अक्टूबर के बाद तैयार हो जाता है, जी, और परसिमन भी तभी तैयार होता है। तो फर्स्ट हमने स्टेप किया कि एक प्रोजेक्ट हमने सैंक्शन किया उस एफपीओ को कि आप आइडेंटिफाई करो फार्मर्स जी, जो कि कम से कम 80 से 100 पौधे लगाएं परसिमन जी, के, जी, और हमारे को खाली जगह चाहिए। ओके, तो रुपेन जी, हमने 62 फार्मर आइडेंटिफाई किए उस संस्था ने, जी, एफपीओ ने, कि भाई हमारे ये फार्मर्स हैं 62 जो कि ये काम करेंगे। ओके, उसमें से हमने हर एक फार्मर को 80 पौधे दिए। अब इस प्रोजेक्ट को हम 3 साल ऑब्जर्व करेंगे, ओके, और इसको हम डेमो बनाना चाहते हैं आसपास के, पहले आसपास उस डिस्ट्रिक्ट के आसपास के लोगों के लिए, कि ये एक वायबल हॉर्टिकल्चर एंटरप्राइज हो सकता है एप्पल जी, के अलावा, बिल्कुल, ठीक है। जी, तो वो एक हमने एंटरप्राइजिंग काम किया है जी, क्लाइमेट चेंज को देखते हुए, देखते हुए, यस, ठीक है। जैसे जी, इसके अलावा हमने नाबार्ड ने, भारत सरकार का फंड है, ओके, उसका हमने एक प्रोजेक्ट सैंक्शन किया था सिरमौर में, जी, जो क्लाइमेट रिलेटेड इंटरवेंशंस के ऊपर है, जिसमें इरिगेशन फैसिलिटी डेवलप करना, क्रॉप डाइवर्सिफाई करना, जी, ये सब चीज़ें हैं। वो प्रोजेक्ट चल रहा है अभी, ओके, और वो 22 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जी, जो जिसकी इम्प्लीमेंटिंग एंटिटी डेस्ट है, डिपार्टमेंट फॉर एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी,
गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, जी जी। उनको हम पैसा देते हैं, वो इम्प्लीमेंट कर रही है वहाँ पे। ओके। ठीक है, जी। ये क्लाइमेट पॉइंट ऑफ व्यू से हम कर रहे हैं। ठीक। तीसरा जो इस क्लाइमेट चेंज में क्या करते हैं हम, जो ये प्रोजेक्ट्स जो हमारे वाटरशेड के हैं या स्प्रिंग शेड के प्रोजेक्ट्स हैं, जी। इसमें हम इंसिस्ट कर रहे हैं कि संस्था ऐसे फार्मर्स को रेडी करे जो मस्टर्ड, पल्सेस और ऑयल सीड पे जाए। ओके। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि ये पहले ऑयल सीड्स होते थे हिमाचल में, बहुत होते थे। ठीक है, यस। मस्टर्ड तो बहुत ज़्यादा था, हाँ जी ठीक हाँ है, जी। वाइप आउट हो गया, है नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो मस्टर्ड जहाँ पे हो सकता है, जी। ठीक है, प्लस ये जो हमारा पल्सेस एंड मिलेट्स, ओके। ठीक है। मिलेट्स भी एक ऐसा है जिसने अपना नया अब परिपेक्ष या नया ये ले लिया, नई चोला तरह ले से लिया, वो, है ना। जी जी जी। तो मिलेट्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हमने कांगड़ा के एरिया में एक हमने हिमुथान संस्था है टाटा ट्रस्ट की, अच्छा। उसके साथ हमने प्रोजेक्ट चलाया जी। जिसमें नेकेड बार्ले को प्रमोट किया। ओके। और वो उस एरिया में इसलिए किया कि वहाँ टिबेटन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और बिल्कुल। वो उनका प्रेफरेंस है नेकेड बार्ले का। ओके। तो मार्केट थी, उसी तो को ध्यान में रखते उसको हुए। रखते बैक कैलकुलेट किया हमने, जी। प्रोडक्शन वहाँ शुरू कर दी, ओके। ठीक है। जी। तो वो द्रीणी और बो का एरिया जो है, हाँ जी हाँ जी। ठीक है, जो आप बोल रहे थे ना, जो ऊपर वाला एरिया है, जी जी। वहाँ पे वो प्रोजेक्ट चलता है। ओके। हिमुथान संस्था है जिसको हमने फंडिंग किया है। ओके। ये क्लाइमेट चेंज पॉइंट ऑफ व्यू से को हम काम देखते कर हुए। रहे जी। हैं। और अब आप देखो कि जहाँ भी टूरिज्म है हिमाचल में, सारी जगह होटल 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 होटल, बिल्कुल। ठीक है। और आप इस चीज़ को एग्री करोगे कि जहाँ कनेक्टिविटी बन गई वहाँ होटल आ गया। राइट। लाइव एग्जाम्पल शिशु, जैसे टनल टनल बना खुलते ही। तो शिशु का नक्शा चेंज हो गया, बिल्कुल है बिल्कुल। ना। जी। मैं शिशु 80s में भी गया हूँ ओके। और अब भी गया हूँ, जी तो जमीन आसमान का अंतर है। तो कनेक्टिविटी के कारण ना, जी। कि अब टूरिस्ट पहुंचना शुरू हो गया, ठीक यस। है। अब इस परिप्रेक्ष्य में लाहौल स्पीति एंटर कर रहा था, जी। हमने पांगी देखा चंबा ओके। में, जी। कनेक्टिविटी नहीं है उसकी। बिल्कुल नहीं कनेक्टिविटी सच पास से है या आप उदयपुर से है। हाँ करेंगे, जी हाँ जी। बट आप बिलीव नहीं करते हो, वहाँ पे ट्रैकर फॉरेन टूरिस्ट पहुँच रहे हैं, बिल्कुल। जी ठीक हाँ। है। अब वहाँ पे अगर होटल स्टार्ट हो गए, अभी एक ही होटल है, छोटा सा होटल है पांगी में, जी। ठीक है। तो हमने 2 साल पहले होम स्टे पे फोकस किया, एक प्रोजेक्ट चलाया होम स्टे के ऊपर। तो 42 होम स्टे हमने पांगी एरिया में सेटअप किए। ओके। उसके लिए हमने फंडिंग की। ये डायरेक्ट वहाँ के लोगों के साथ। एक संस्था है वहाँ पे सेवा, क्योंकि लोगों को हम डायरेक्ट नहीं करते हैं, ओके। ओके। संस्था को हायर करते हैं, उसको फंडिंग देते हैं, वो आगे और करते हैं, उनके साथ। ठीक है, मॉनिटरिंग करते रहते हैं हम। जी। तो अब क्या हुआ कि उसमें बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन हुआ। हमने जो पैसा दिया, जैसे स्किल अपग्रेडेशन के लिए, जी। लोकल कन्नरी को प्रमोट करने के लिए, ट्रैक्स को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, क्यूजीन को प्रमोट करने के लिए, लोकल कल्चर को प्रमोट करने के लिए, और जो एडवर्टाइजमेंट के लिए, ओके। उसको सैनिक किया रॉयल एनफील्ड ने। क्यों? क्योंकि जो ट्रैकर है रॉयल एनफील्ड वाला उधर जा रहा है, यस यस। ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कैपिटल फंडिंग की कि वे बाथरूम बनाने हैं। ओके। क्या है कि होम स्टे उन एरियाज में अभी भी ये कंसेप्ट है कि वॉशरूम जो है बाहर है, यस बिल्कुल। ठीक है। ट्रैकर टू सम एक्सटेंट जा सकता है, ठीक है, चला जाता जी है। जी। बट जब फैमिली शिफ्ट हो रही थी तो उनको लगा कि यार ये एक हैंडीकैप्ड है कि हमारे रूम्स तो में ये फैसिलिटी नहीं है इंटरनल ऐसा। जी हाँ। तो जब ये आई तो उस संस्था ने रॉयल इनफील्ड के साथ टाई अप किया और ओके। उन्होंने फंडिंग की। जो हमारे जो उसमें कुछ जो होम स्टे थे जहाँ पे कैपिटल फंड में उन्होंने बाथरूम्स को वो कर दिया। ओके। अब इस होम स्टे को सारी महिलाएं चला रही हैं, जितने भी होम स्टे हैं पांगी सारी पांगी वाले। ओके। नाम सिर्फ हस्बैंड का है, जितना जो ट्रेनिंग की हमने, बेड्स को कैसे रखते हैं, हॉस्पिटैलिटी कैसे करते हैं, वो सारा महिलाओं को ट्रेनिंग दी है, ओके। ठीक है। लोकल क्यूजीन जो बनाने हैं वो सब महिलाएं बना रही हैं। जी। तो वो प्रोजेक्ट जो है अब खत्म हुआ। अब बड़ा अच्छा सुंदर प्रोजेक्ट है, कभी आपको मैं वीडियो भेजूंगा, श्योर सर। आप पांगी वैली के नाम से ना। ओके। और जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये होम स्टे का करने के साथ हम जैसे महिलाएं जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, अब वहीं जी पे आ हाँ। जाते हैं। उनके लिए जैसे अब तो सारा एनआरएम के बेस्ड हो गया, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में आ जी। गया। बट उनका जो ट्रेनिंग कंपोनेंट है, मान लो कि एंटरप्राइज करने के लिए या वेज एम्प्लॉयमेंट्स के लिए, तो 2 प्रोजेक्ट्स चल जाते हैं हम। जो
कुछ शॉर्टेज ड्यूरेशन, कुछ लंबी ड्यूरेशन के, 15 दिन के और 2 साल का प्रोजेक्ट। ओके। लंबा ड्यूरेशन का ना। जी। तो उसमें महिलाओं, उसमें सब महिलाएं हैं, मैक्सिमम 99% महिलाएं हैं जो जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप से आती हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप से आती हैं। जी। उनको हम ट्रेन करते हैं किसी वोकेशनल एस्पेक्ट पे। ओके। ठीक है। जब वो ट्रेन होती हैं तो अपने आप को फिर वो किसी एक पर्टिकुलर माइक्रो एंटरप्राइज में सेटअप होना जाते हैं। जी। एग्जाम्पल कोट करता हूँ। एक प्रोजेक्ट हमने जो जीबी पंत इंस्टीट्यूट नहीं है, हाँ जी, शमशी में, यस। उनको दिया। मयाड़ वैली का, जालमा से लेके मयाड़ वैली के ओके। जो महिलाएं हैं उनका सी बकथॉर्न प्रोसेसिंग पे करने के लिए। यस, और वो दशहरे में काफ़ी काफ़ी बिका बिकता है ना। जी हाँ। तो वो प्रोजेक्ट अब क्लोज हुआ है। ओके। तो उसमें मैक्सिमम ट्रेनिंग्स जो हैं हमने उन महिलाओं को दी कि इसको प्रोसेस कैसे करना है। इसको ड्राई, सोलर ड्रायर्स दिए हमने जी। कि सोलर ड्रायर्स देखे कि सोलर ड्राइंग करके इसका जो पल्प निकलता है उसका एंड यूज़ कैसे करना है, इसके लीव्स की और क्या हम कर सकते हैं, मतलब वैल्यू एडिशन क्या कर जी। सकते हैं। ये ट्रेनिंग्स एक प्रोजेक्टाइज्ड है, प्लस हमारे प्रोग्राम उसमें भी हम महिलाओं को देते हैं। ओके। इसके अलावा इन महिलाओं को अगर मान लो कि अपना सामान बेचना है, जी। इतना हमारा प्रोडक्ट है जो हम एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे हम एक शॉप पॉइंट ऑफ व्यू से हम बेचना चाहते हैं, तो ओके। उसके लिए हम शॉप का 2 साल का रेंट प्लस 2 साल की सेल्समैन की सैलरी को हम बियर करते हैं, ताकि ये एसएचजी, ये जीएलजी जो है, लेडीज जो है, जी। ये अपना सामान को विजिबिलिटी दे पाए। ओके। ठीक है। जी। अब इसी परिप्रेक्ष्य में हमने एक और चीज़ डेवलप की है जो हम करने जा रहे हैं नया। जी। ये नामोल में कामधेनु है, यस। तो वो आपने कामधेनु में चाय पिया वहाँ पे, है ना। एक काउंटर अब हम वहाँ ले रहे हैं। ओके। जितने हमारे बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं एसएचजीज के, जी। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के, जी। जी। महिलाओं के, वो हम शोकेस करेंगे। ओके। अब वो हम एज अ पवेलियन बना देंगे, नबार्ड जी। प्रोडक्ट्स की पवेलियन ना, जी। जिसमें जो ये आ गया आपका सी बकथॉर्न, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट जहाँ हर भी तरह बेस्ट के। है, जी। जो बेस्ट प्रोडक्ट है, जैसे चंबा का जो आता है, हनी आता है। यस। इवन हमारे पास एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है चंबा का, जो कि एक्सट्रैक्ट तैयार कर रहा है, सलूनी एरिया में है ये। तो ओके। उनको राइट्स हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की, उससे वो एक्सट्रैक्ट तैयार कर रहा है। मशरूम का एक्सट्रैक्ट तैयार किया उसने। अच्छा। अब वो क्या, जो वाइल्ड रोज है उसके पेटल से वो रोज का वो निकाल रहा है एक्सट्रैक्ट। ओके। तो और इस साल का टर्नओवर 1.5 CR का है उसका, एक एफपीओ का, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर मैं आपको बता रहा हूँ। और वो जापान जाके आया है, उसको वहाँ भेजा है एग्जीबिशन वहाँ लगी थी एग्जीबिशन के उनकी। लिए ना, ओके, तो वहाँ दैट्स भी गया। नाइस। तो ये मार्केटिंग का एक हम वो देते हैं, ऑप्शन देते हैं कि जी। दिस ऑप्शन इज अवेलेबल, अगर आपको चाहिए तो 2 साल के लिए हम सपोर्ट करेंगे। ओके। ये सब वुमेन सेंट्रिक है। इसके अलावा जैसे कुल्लू दशहरा हो गया, जी हाँ, बिल्कुल। शिवरात्रि हो गया, मिंजर हो गया, जी। रेणुका हो गया, जी। चलूनी मेला हो गया, इसमें हम स्टॉल स्पॉन्सर स्टॉल्स करते लगाते हैं। हैं, यस। है ना। तो स्टॉल में कौन आता है, हमारी ये महिलाएं हैं जिनके प्रोडक्ट्स हैं, या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है जिनके प्रोडक्ट्स हैं। 90% महिलाएं रहती है वहाँ हाँ, पे। तो जी। वो हम एक और उनको एग्जीबिशंस, मेलाज में एक आउटलेट दे रहे हैं अपने प्रोडक्ट को शोकेस करने के लिए। ओके। तो पहले क्या होता था कि हिमाचल रखते थे हम। इस साल से हमने, मतलब पिछले साल से हमने पॉलिसी चेंज की। हमने कहा कि दूसरे स्टेट्स वालों को बुलाओ। बिल्कुल। उससे क्या होगा कि एक नाबार्ड की डाइवर्सिटी पता लगेगी कि नाबार्ड, हम तो अपने कुएं के मेंढक बन गए ना, जी। जी। कि हम शॉल, टोपी, सीबकथॉर्न ही कर रहे हैं। जी। अरे बाकी स्टेट में क्या हो रहा है, तो वहाँ के बेस्ट प्रोडक्ट्स को हम वहाँ शोकेस करना चाह रहे हैं, जो आ सकते हैं, क्योंकि जी। सभी नहीं आ सकते ना। बिल्कुल। 10-15 दिन के लिए थोड़ा मुश्किल भी होता है तंदूर जी से हाँ। आने के लिए। हालांकि हर चीज़ का हम बंदोबस्त करते हैं, जी। रहने खाने का, डीए टीए सब देते हैं, ओके। ट्रांसपोर्ट के लिए पैसा देते हैं। मतलब हर एक उसमें कम से कम कुल्लू वाले में 40-45 लाख का इन्वेस्टमेंट था हमारा। अभी ये लास्ट अभी दशहरे का। लास्ट दशहरे का हुआ, जी हाँ। 12 दिन का जो हमने किया। हाँ जी। उसका एक और पर्पस था कि क्रॉस लर्निंग होनी चाहिए, ओके। कि भाई इसका पैकिंग देखिए कैसा जी हाँ। जी है हाँ। ना, ये मार्केटिंग कैसे कर रहा है। तो हम और आप जब डिस्कस करते हैं तो उसमें हमारे को ज़्यादा बल मिलता है, बिल्कुल। बजाय कि कोई ऊपर से बताए, जी हाँ। है ना। इसी सिलसिले में जैसे कुछ प्रोडक्ट्स हम जीआई टैगिंग के लिए भी ले रहे हैं। अभी हमने 3 प्रोडक्ट्स जीआई टैगिंग के लिए हैं, जिसमें एक गड़सा का रणसिंगा भी है। गड़सा का? रणसिंगा पता है, वहाँ आर्टिसंस हैं जो रणसिंगा बनाते हैं, अच्छा। बट वो क्या है ना, डाइंग आर्ट है। तो अब उसकी जीआई टैगिंग के लिए, प्लस एक जो नमदा बनता है ना लाहौल में, यस यस यस। वो वाइप आउट हो रहा है।
तो उसकी जीआई टैगिंग के लिए हमने अब अप्रूवल्स ली है। ओके। तो जो हाँ प्रोडक्ट लगता है कि यूनिक टू हिमाचल है, तो वहाँ हम जीआई टैगिंग भी कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे इंटरवेंशन हैं जो हम नाबार्ड हिमाचल में कर रहा है। सर एक सवाल है मेरा, आपने गवर्नमेंट की बात की थी कि नाबार्ड गवर्नमेंट को भी पैसा देता है। स्टेट गवर्नमेंट को। जी, स्टेट गवर्नमेंट को। तो वो किस तरह प्रोसेस रहता है? वो ब्याज के ऊपर जाता है, ब्याज लेते हैं आप? हाँ, कितना परसेंट ब्याज दिया जाता अभी है? जैसे अगर आज की बात करें, अभी का जो रेट चल रहा है वो 4.75 है। अच्छा, गवर्नमेंट के लिए। हाँ। जी, ओके फाइन। ये डिपेंड करता है बैंक रेट के साथ। अच्छा। जो बैंक रेट जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फिक्स करता है ना, जी, उससे 1.5 कम लेना है हमने। ओके। सर एक और क्वेश्चन है कि जैसे जो करप्शन है ना हमारे देश में, वो हर जगह होती है, हर डिपार्टमेंट में होती है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आप, क्योंकि आपने कहा आप डायरेक्ट किसानों से नहीं मिलते, एक संस्था बनी होती है, उनको आप पैसा देते हैं, तो करप्शन को रोकने के लिए क्या किया जाता है? हमारी ना हर प्रोजेक्ट्स की क्वार्टरली मॉनिटरिंग होती है। ओके। हर प्रोजेक्ट की आप क्वालिटी डायरेक्टली इन्वॉल्व रहते हैं हाँ इसमें? इन्वॉल्व रहते हैं। जी, जो स्टेट गवर्नमेंट की जो है प्रोजेक्ट्स हैं, जी। या जो हमारे जो बैंकों को हम फंड देते हैं, जी, तो इसकी हम क्वार्टरली हाफ ईयरली मॉनिटरिंग करते हैं कि एसेट ओके। ग्रांट हुआ कि नहीं हुआ। जी, तो वो उसके लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट में हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक ऑफिसर बैठता है, उसको बोलते हैं जिला विकास प्रबंधक। ओके। ठीक है। जी, तो उसको हमने उसके रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट का डाटा देते हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट में इस बैंक ने इतना इतना पैसा इस पर्पज़ के लिए दिया हुआ है। ओके। तो वो क्रॉस वेरीफाई करते हैं। जैसे कि भाई किसी का डेयरी के लिए हमसे पैसा लिया, जी, तो वो डेयरी बनी है कि नहीं बनी है, तो वो रिपोर्ट्स फिर हमारे पास आती हैं, फिर वो हम आगे शेयर करते हैं अपने हेड ऑफिस को। इसके अलावा हम टेस्ट चेक करते हैं, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड में इंटरेस्ट सबवेंशन लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जी, और सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जी, मैं इसी कैलकुलेशन पॉइंट पे सही आ रहा था। हुआ है कि नहीं हुआ है, तो जी, वो भी हम हर डिस्ट्रिक्ट में हर साल टेस्ट चेक करवाते हैं। ओके। वो रिपोर्ट्स भी हमारे पास आती हैं। तो अगर उसमें हमारे को लगता है, रैंडमली होता है कि उसमें अगर हमारे को लगता है कि कहीं ये हुई है, तो फिर हम बैंक्स को प्यूनिटिव एक्शन देते हैं, और कई बार हम रिफंड की भी बात करते हैं। ओके। हाँ, ये तो एक मॉनिटरिंग है। जैसे एस्पेक्ट्स हैं स्टेट गवर्नमेंट की, हम हर साल आइडेंटिफाई करते हैं 40 से 45 प्रोजेक्ट्स ओके। जो स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देते हैं। जी, कुछ प्रोजेक्ट्स मेरे दायरे में आते हैं, कुछ मेरे सबऑर्डिनेट के दायरे में आते हैं। जी, तो हर एक की एक लिमिट है। जैसे 20-25 करोड़ से ऊपर मैं आ जाऊँगा, जी, ठीक है? वो साल हारा हारा हाफ ईयरली करने हैं, कुछ ओके। साल में एक बार करने हैं मॉनिटरिंग, जी, ठीक है? तो वो भी रोड्स की मॉनिटरिंग हो रही है, इरिगेशन प्रोजेक्ट, वो भी हम मॉनिटरिंग करते हैं। ओके। अब इन सब से ज़्यादा मॉनिटरिंग मैकेनिज्म क्या है? सोशल मॉनिटरिंग है हमारा। जैसे आरडीएफ वाला है, तो जी, जब भी हम आरडीएफ में जाते हैं, तो एक बोर्ड का हम इंस्टीट्यूट करते हैं कि एक बोर्ड लगना चाहिए वहाँ पे, जिसमें बताया जाए कि ये एसेट, रोड, ये इरिगेशन प्रोजेक्ट किस निधि के तहत बना है, जी, कितना खर्चा हुआ है, और उसकी क्या डिटेल्स है। सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ सारी पे दी जाती इन्फॉर्मेशन है। और सोशल मॉनिटरिंग है। ठीक है। जी, इसके अलावा जब भी मैं फील्ड में जाऊँगा, अगर कोई बोलता है कि जी पानी का वहाँ तक जा रहा है, जी, तो मैं उस एरिया के लोगों से मिलता हूँ, असर्टेन करता हूँ कि भई ये जो बोल रहे हैं ये सही है कि नहीं सही है। ये मतलब किसी को क्रिटिसाइज़ या किसी को ये नहीं करना है, ये जी, क्रॉस वेरिफिकेशन मैकेनिज़्म है। बिल्कुल, बिल्कुल, है? बिल्कुल। तो ये एक और माध्यम होता है। तीसरा माध्यम जो हमारा है कि जैसे हमने कहा ना, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, यस, यस। ऑफ फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, जी, स्लोआ में हमारी ऑफ फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है। जी, जब हम इनके साथ मिलते हैं या सेल्फ हेल्प ग्रुप वालों से मिलते हैं, वहाँ से फीडबैक आता है हमारे को। ओके। क्योंकि जब मैं उनसे बात करूँगा कि भाई आपके डिस्ट्रिक्ट में ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो कोई ना कोई लोग हमारे को बता देते हैं कि ये हो रहा है। अदरवाइज जो डीडीएम वहाँ घूमता रहता है, जी, जी, उसको पता लग रहता है क्या हो रहा है। ओके। तो वो मैकेनिज्म हमारे पास है जी, उसको मॉनिटर करने के लिए। ओके। हर एक प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग करते हैं। जी, बिल्कुल। सर फिर भी और करप्शन में क्या है कि जी, टू द बेस्ट पॉसिबल अकाउंट्स को भी वेरीफाई करते हैं, ऑफ कोर्स। है ना? बट हमारी लिमिटेशंस होती हैं कि मान लो कि किसी एजेंसी ने दूसरी एजेंसी को पैसा दिया है, मतलब जी, प्लांट एंड मशीनरी मंगवाई, बिल्कुल। तो उसने पेमेंट कर दी। हाँ जी, अब मैं उस चीज़ को नहीं वेरीफाई कर सकता कि उसने उसने यहाँ से तो आरटीजीएस या जी, नेफ्ट से कर दिया है, हाँ, हाँ, मैं उसको वेरीफाई कर ले रहा हूँ कि उतना पैसा गया है। ओके। या मान लो कि एक पर्टिकुलर गांव में एक वाउचर बना एक काम के लिए जिसमें 25 लोग थे, जी, तो 25 वाउचर का मेरे पास वाउचर है जिसमें रुपेन का नाम भी है। जी, तो मैं जब मीटिंग करता हूँ तो मैं ये पूछता हूँ कि भाई रुपेन इसमें काम किया है कि नहीं किया है। यस, यस, उस तरह का हम क्रॉस वेरिफिकेशन करते हैं, ओके। है ना? जी, बट एंड में उसने वो क्या वो कर रहा है उसका हमारे पास कोई वेर विदौल नहीं होता जी, जी, है ना? समझ गया। बट टू द बेस्ट पॉसिबल हमारा ये होता है कि पेमेंट्स ऑनलाइन होनी चाहिए,
ओके टू द अकाउंट होनी चाहिए, जी है ना। जी उसके बाद क्या अंडर डीलिंग हो रही है मेरे पास, ये इसके लिए मतलब बहुत ज़्यादा वेर विदौल नहीं है जी समझ गए ओके मैन पावर पॉइंट ऑफ व्यू से ना। जी जी और मेन प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस इंस्टीट्यूशंस की है जो इम्प्लीमेंट कर रहा है, क्योंकि यस उसका भी तो साख लगी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कुछ बदनामी नीति कर, सच्चाई तो सामने आती है। हम्म, अगर करप्शन का होता है तो वो डिबार हो जाएगा हमेशा के लिए। बिल्कुल हमारे लिए नहीं, हर एक एजेंसी के लिए डिबार कर देंगे, ब्लैक लिस्ट यस हो जाएगा। यस यस तो उनकी साख भी लगी हुई है ना। जी हाँ और जैसे स्टेट गवर्नमेंट अब इम्प्लीमेंट कर रही है, अगर वो अच्छे से नहीं करेगी तो उनका ही नुकसान है ना। तो बिल्कुल वो भी लोग, वो भी अपना कार्य निष्ठा से काम करते हैं, जी जी हाँ है ना। तो इस एंगल से हमारा मॉनिटरिंग रहता है, ऐसा नहीं कि नहीं है। सर फिर भी जस्ट कभी कोई ऐसा केस हुआ है आपके सामने जहाँ आपने पकड़ नहीं, लिया हो चीज़ों को केस बहुत केस होते हैं। ओके हाँ, मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कि कहीं पेमेंट्स हुई, जी है ना। अब पेमेंट्स अकाउंट्स में नहीं गई, ओके ठीक है। क्या होता है कि मान लो कि मैंने रुपए इनको कर दी, तो संस्था ने बोला रुपए इनको कि भी आप उनको पेमेंट कर देना। जब मैंने वाचर देखे तो पेमेंट तो रुपए इनको गई है। तो अब उसने आगे दी है कि नहीं दी है, डाउट है। ओके बट मान लो कि सैंपल बेसिस पे 15 लोग हैं, 15 को तो मैं विजिट नहीं कर सकता हूँ। नहीं एक को पूछता हूँ, कई बार बोलते हैं हाँ सर मेरे को मिल गया पैसा, जी हो सकता है बाकी 2 को ना मिला हो, ये यस पॉसिबिलिटी है। बट देन उसका ऑफ शूट ये होता है कि हम इंसिस्ट करते हैं कि हैंड्स फोर्थ जो है आप जो है उसको डायरेक्ट उसके पेमेंट करेंगे। ओके तो आगे के लिए फिर वो ब्लॉक कर देते हैं, जी वो हो जाता है। निकलते हैं ऐसे इंस्टेंस, कई बार ऐसा हो जाता है कि जी एजेंसी मतलब गलत पेमेंट भी कर देती है, हाँ कभी गलती तो भी हम हो जाती रिकवरी भी है कर लेकिन लेते हैं। ओके ऐसा होता है, कई बार क्या जी होता है कि बियॉन्ड सैंक्शन चले जाते हैं, जी तो फिर हम रिकवर कर लेते हैं। ओके वो वेरविदौल हमारे पास है। अच्छा सर अभी तो आपने मुझे इतनी सारी चीज़ें बता दी हैं फिर भी अभी हाल फिलहाल में कुछ कोई ऐसी नई योजनाएं हैं जो खासकर अपने महिलाओं के लिए और किसानों के लिए है जो भी आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं योजनाएं क्या होता है कि पैन इंडिया नहीं बनती हैं। जी हाँ बिल्कुल अगर जो पैन इंडिया वाली आएगी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल से आती है, ओके ठीक है। जी यहाँ बैठ के हम हिमाचल परिप्रेक्ष्य में काम करते हैं, जी ओके हम उसी हिसाब से हम स्कीम्स को बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसे स्पेसिफिक हम बोले कि ये स्कीम आ रही नहीं, मैं आइडिया जनरेट करता हूँ अकॉर्डिंगली। जैसे परसिमन का बताया मैंने, जी हाँ जी हमारे को पॉसिबिलिटी लगी, तो परसिमन और स्टेट्स में नहीं हो पाएगा ना, बिल्कुल है ना। बिल्कुल यस तो ये जो इंटरवेंशंस हैं ये स्टेट स्पेसिफिक हैं, तो स्टेट यस स्पेसिफिक हम अप्रूवल्स ले लेते हैं। ओके वो फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास है ठीक कि अगर मान लो कि कोई गाइडलाइन है, उसको स्टेट के हिसाब से थोड़ा सा मॉड्यूलेट करना पड़ा तो कर जी सकते हैं, ओके वो फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास आती है। बट ऐसे एक स्कीम लाना एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए नहीं, ऐसे नहीं कर सकते हम। ठीक जो विद इन जितनी भी हमारा स्कीम्स का बंच है ना, हाँ जी उसमें हम हिमाचल परिप्रेक्ष्य में कितना यूटिलाइज कर सकते हैं, वो हमारे को फ्लेक्सिबिलिटी है। ओके सर थोड़ा सा आपकी पर्सनल लाइफ के हम्म, बारे में जानना चाहूँगा कि आप हम्म। बेसिकली है कहाँ से मैं हूँ, एक गांव है सद्दू, शाहपुर, सद्दू शाहपुर ठीक है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। कांगड़ा से मैं वहाँ से हूँ, ओके ठीक है। मेरी जो ग्रेजुएशन हुई है वो डीएवी कॉलेज कांगड़ा से हुई है, जी और फिर मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन और जो डॉक्टरेट मेरी हुई है वो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल से हुई है। ओके तो ब्रीफली मैं एज अ साइंटिस्ट भी हुआ था, ओके फिर छोड़ के मैंने नबार्ड ज्वाइन किया। जी तो 96 में मैंने नबार्ड ज्वाइन किया। ओके पहले मैं बॉम्बे सर्व किया, फिर चंडीगढ़ सर्व किया, फिर डिस्ट्रिक्ट में गया मैं ऊना। अच्छा तो ओके वहाँ भी मैंने डिस्ट्रिक्ट में भी 6 साल लगाए हैं, जी सर्व किया। हाँ उसके जी बाद मैं 5 साल के लिए स्टाफ कॉलेज है जहाँ पे हम अपने स्टाफ को ट्रेन करते हैं, ओके जो भी हम काम कर रहे हैं उसके लिए ट्रेन करते हैं। तो वहाँ जी पे एज अ फैकल्टी का रोल किया। नाबार्ड का जो स्टाफ नबार्ड का रहेगा स्टाफ कॉलेज अच्छा लखनऊ में है। अच्छा लखनऊ तो ओके वहाँ पे 5 साल जो लोग, जो हमारा अपना स्टाफ है उसको ट्रेन किया, ओके और उसके बाद मेरी पोस्टिंग यहाँ हुई। ओके फाइन सर जैसे आप नाबार्ड में आए हैं जॉब कर रहे हैं इसी तरह बहुत से बच्चे शायद इस फील्ड में आना चाहें हम्म। उनके लिए आप थोड़ा सा आइडिया बताएं सर नहीं किस तरह देखो, से गाइडेंस दीजिए उन्हें इंस्टीट्यूशन नबार्ड जैसे इंस्टीट्यूशन, आरबीआई जैसी इंस्टीट्यूशंस, ये जितनी बैंकिंग सेक्टर है ना इस वक्त, ये बहुत बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं अभी जी बिल्कुल सेक्टर में ना। जी और यही नहीं कि हम मतलब कि स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम्स भी आ रही हैं। ओके ऐसे बैंक्स एडवर्टाइजमेंट ला रहे हैं एग्रीकल्चर ऑफिसर चाहिए, जी या मेरे को वेटनरी ऑफिसर चाहिए, ऐसी स्पेशलाइज्ड मतलब रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। क्योंकि ओके क्लाइमेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी करना शुरू कर दिया, हाइड्रोलॉजिस्ट रिक्रूट कर रहे हैं, जी ठीक है, साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट्स को रिक्रूट कर रहे हैं। तो हर एक स्पेशलाइज फील्ड के लिए अब बैंकिंग सेक्टर में
जो रिलेटेड है ना बैंकिंग सेक्टर के साथ, जी वो रिक्रूटमेंट हो रही है। ओके जैसे नाबार्ड में है हमारा, अब तो हर साल रिक्रूटमेंट आता है, 150 के रिक्रूटमेंट करते हैं, बट उसका जी प्रोसेस ये है कि ऑल इंडिया लेवल पे एडवर्टाइजमेंट निकलती है। बिल्कुल तो एक पर्टिकुलर एक फर्स्ट प्रीलिम टेस्ट होता है जिसमें जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड के टेस्ट करते हैं, आपके इंग्लिश उसको टेस्ट करते हैं। जी जो बच्चा उसको क्वालिफाई करता है वो बच्चा फिर मेंस में आता है। ओके जब मेंस में आता है तो दो स्ट्रीम्स में, अगर स्पेशलाइज नहीं है तो उसको सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर मेंस में एग्ज़ाम्स लिखने हैं, जी ठीक है, प्लस इंग्लिश एक और रहता है। ओके और जो स्पेशलाइज्ड होते हैं तो उसको अपनी स्पेशलाइज फील्ड में एग्ज़ाम देना होता है। ओके जो बच्चे उसमें सेलेक्ट होते हैं जी तो नंबर ऑफ सीट्स से हम 1:3 का रेशियो रखते हैं ओके इंटरव्यू के लिए। जी तो थर्ड में जब इंटरव्यू में जाएगा तो एक वैकेंसी पे 3 लगभग कैंडिडेट होते हैं। जी फिर उनकी स्क्रीनिंग होगी, फिर जो बच्चे स्क्रीन होंगे उनको हम रिक्रूट करते हैं, उनका मेडिकल वगैरह जो भी हमारा प्रोसेस है। यस उसके बाद उनकी हम 2 हफ्ते जो लखनऊ में ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पे ट्रेनिंग करवाते हैं पहले, ओके कि अपने सिस्टम्स के बारे में बताते हैं, अपने जो हमारी एक्टिविटीज़ है उसके बारे में बताते हैं। फिर हम रिस्पेक्टिव रीजनल ऑफिस और हेड ऑफिस में पोस्ट करते हैं, उसकी क्वालिफिकेशन उसके एक्सपीरियंस को बेस करते हुए। ओके आपका समय देने के लिए पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद और चाय पिलाने के लिए धन्यवाद चाहे तो और अचानक से हम आपके पास आए और एकदम से आपने हाँ भी कह दिया नहीं, थैंक यू सो मच सर आपका और लास्ट में जाते जाते हमारे किसान भाइयों के लिए कोई खास मैसेज जो आप देना चाहते हैं नहीं, सबसे पहले तो आप लोगों का भी धन्यवाद कि आपने ये कवरेज किया जो हमारी नाबार्ड की जो एक्टिविटीज़ है हिमाचल परिप्रेक्ष्य में। ये बड़ा अच्छा, इसलिए हमने ये किया कि एक अच्छा मीडियम है कि हम बहुत सारे लोगों के साथ पहुंच सकते हैं कि हम जी क्या कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे पब्लिक तो हम बहुत लिमिटेड इंटरेक्शन यस होता है। हाँ तो जी एक ये जो आपका मीडियम है, जो सोशल मीडिया है ना, ये एक बहुत अच्छा टूल है जिससे कि हम इंस्टीट्यूशनल और गवर्नमेंट्स की जो समावेश है, स्कीम्स जी का समावेश जी है, उसके बारे में हम बता सकते हैं। बिल्कुल सर और सबके लिए, किसान भाइयों के लिए या ग्रामीण भाइयों के लिए यही है कि हर आदमी जो भी जिस संस्था में है, जी चाहे नाबार्ड में है, चाहे बैंक में है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी में है, वो अपनी कार्यनिष्ठा से काम करता जी है ना। और बट क्या है कि हम, हो सकता है कि वो सबके पास ना पहुंच पाए, बिल्कुल ठीक है, तो कभी कभी हमारे को कोशिश करनी चाहिए कि हम उनके पास आ जाएं। जी तो बहुत सारी चीज़ों का पता लगता है जो हम घर बैठ के हमारे को नहीं पता लग पाएगा। बिल्कुल तो बिल्कुल अब ज़रूरत ये भी है कि हमारे जितने भी किसान भाई हैं या ग्रामीण भाई हैं, वो कभी ना कभी हर डिपार्टमेंट में जाके पूछें, खुद से भी बात जानकारी लें करें, जानकारी लें। जी तो बहुत सारी चीज़ें उनको पता लगेंगी। जो फैसिलिटीज़ स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ लाते हैं जी जो कई बार हमारे को पता नहीं होता है। यस तो फिर बिल्कुल जब पता नहीं होता तो हम अवेयर नहीं कर सकते हैं। जी हाँ मैं एक बड़ा अच्छा एग्जांपल आपको बता रहा हूँ जी आपको। अभी मैं छुट्टी से आया हूँ, जी मतलब अपने गांव की बात आ रहा हूँ। ओके वहाँ पे अप्रैल में नींबू की प्लांटेशन हुई है खेतों में, क्योंकि अब वाइल्ड एनिमल्स का, जानवरों, जंगली जानवरों का, स्ट्रे एनिमल्स का, बंदरों का प्रकोप है। जी तो बिल्कुल लोगों ने खेती छोड़ दी है, हाँ ठीक है। ओके तो प्रैक्टिकली जो हमारे गांव में जो खेत है वो सब खाली है। ओ, तो मतलब जो हमारा जो अपना कुनबा है उनके जी कम से कम 150 कनाल की ज़मीन है जो खेती वाली थी, बट खेती नहीं होती है, अभी खाली पड़ी है खाली पड़ी है। मतलब क्योंकि रात को आवारा जानवर आ जा रहे हैं बिल्कुल या जंगली जानवर आ जा रहे हैं, हाँ वो जी दिन को बंदर नहीं छोड़ रहे हैं, है ना। जी जी तो प्रैक्टिकली लोगों, क्योंकि छोटे छोटे खेत हैं लोगों के, 2 खेत होंगे, 3 खेत होंगे। जी तो अभी क्या हुआ है कि एक पर्टिकुलर एरिया जो नदी के साथ था उस पर प्लांटेशन हुई है। अभी जब मैं गया, जी अच्छी प्लांटेशन, 90% सर्वाइवल है उस प्लांटेशन में, नींबू की है सारी, अच्छा नींबू ही नींबू है नींबू की। जी बट एपैथी ये है, ठीक है, और उस गांव में सब लोग, मैक्सिमम लोग हर घर में ग्रेजुएट हैं और ओके सर्विस होल्डर हैं सारे। अच्छा किसी को ये नहीं पता है ये किस प्रोजेक्ट में हुआ है। अच्छा ये एपैथी है। मैंने ग्राम प्रधान को पूछा, पंचायत के वाइस प्रेसिडेंट जो प्रधान है उससे पूछा, मैंने कहा यार ये किस प्रोजेक्ट में हुआ है, ताकि हम ये देखें कि 90% सर्वाइवल बहुत अच्छा होता है। मैं बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल किसी बिल्कुल भी प्रोजेक्ट में हाँ जी बहुत बढ़िया होता है। तो इसमें और इंटरवेंशंस जो प्रोजेक्ट के अंदर हैं, जिस उस प्रोजेक्ट में, तो जी हम सोच सकते हैं ना। तो वो तभी सोचेंगे जब हम उनसे बात करेंगे कि बिल्कुल देखो भाई, हाँ, आपने जो किया, हमने 90% सर्वाइवल दिला दिया, बिल्कुल ठीक है, 10% हम लेके चलते हैं हॉर्टिकल्चर में, जी कितना मोर्टेलिटी होना है। अब वो मोर्टेलिटी कैसे हुई है, क्योंकि उसको कोई बाढ़ तो है नहीं, जी वो तो लगे हुए हैं खेतों में। यस अब जंगली जानवर आ रहा है या जो
आवारा जानवर आ रहा है, वो खाएगा नहीं नींबू को, बट उसके पैर में आ जा रहा है अंदर। तो ये 10% मोर्टेलिटी उसके कारण हुई है। यस यस। अदरवाइज 90% से ज्यादा मैंने देखा, खुद जाके मैं आपको बता रहा हूँ, खुद जाके मैंने जो मेरे खेतों के जितने पौधे थे उनकी मैंने डिवीडिंग की, ठीक है, उनको मैंने खाद डाली, मल्चिंग किया, पानी दिया खुद, ठीक है, 3-4 दिन में लगातार अल्टरनेट उस पर पानी देता रहा, और जहां तक पॉसिबल था थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन दे दी, जितना भी हो पाता है। बट एपैथी ये है, जैसे हम बात कर रहे हैं कि लोग इंटरेस्ट नहीं शो करते हैं कि इतना तो पता होना चाहिए कि भाई ये प्रोजेक्ट क्या है। इतना तो पूछने में कोई भी बता देगा, बिल्कुल, है ना। अगर ये पता होता तो आज जिस हम और आप डिस्कस कर रहे हैं, हम अपने जैसे स्टेट बैठे हैं, हम बात कर सकते हैं दूसरे से, भाई यार इसमें और क्या पॉसिबिलिटीज है यार। अगर मान लो कि इसमें पॉसिबिलिटी होती बार्ड वायर फेंसिंग की, तो हम प्रोजेक्ट में करवा सकते थे, तो गांव को फायदा है। बिल्कुल। बट कभी कभी क्या होता है ना, हम भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, सरकार चाह रही है पर हम इंटरेस्ट नहीं ले रहे। अच्छा, उसमें भी क्या हुआ कि 3-4 खेत ऐसे हैं जिसमें क्लियरेंस हुई है बट प्लांटेशन नहीं हुई है। तो मैंने पूछा क्यों नहीं हुई प्लांटेशन, कहते बाद में करेंगे। बट वो बात क्या, 3 महीने हो गए, बट अब किससे पूछे किससे कि भाई क्यों नहीं की, क्योंकि किसी को पता नहीं, प्रधान को नहीं पता है। तो ये एपैथी है हमारे साथ। तो इसलिए मैं कहता हूँ, इसलिए मैं मैसेज दे रहा हूँ कि भैया हमारे को थोड़ा बहुत जागरूक होना चाहिए। ये नहीं कि सरकार या कोई भी एजेंसी फ्री कर दे के जा रही है, तो हमारे को उसको थोड़ा देखभाल भी करनी है, और हमारे को पता भी होना चाहिए कौन करके जा रहा है। कम से कम हमारे को उसके लिए कृतज्ञ होना चाहिए कि भाई ऐसी एजेंसी है जिसने ये काम किया। जैसे हम काम करते हैं तो हम चाहते हैं कि मेरी इंस्टीट्यूशन का नाम रहे, है ना, उसका नाम रहना चाहिए ना। तो हम जब भी जाते हैं तो हमें पूछते हैं कि पैसा कहाँ से आ रहा है। हमारा पहला सवाल गाँव वालों से ही होता है, पैसा कहाँ से आ रहा है, तो पता होना चाहिए किस संस्था से आ रहा है। तो कई बार बोलते हैं नहीं जी रुपये दे रहे हैं, नहीं भाई ये पैसा नाबार्ड से आ रहा है, भारत सरकार से आ रहा है, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए ना। हाँ जी। तो ये चीजें मैंने, ये तो लाइव एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि उस गांव में हर 26 घर हैं, हर एक घर में सर्विस सेक्टर का एक आदमी है या वुमन है जो कि एम्प्लॉयड है और रिटायर्ड है। बट किसी ने नहीं पूछा है किस प्रोजेक्ट के तहत आप लगा रहे भाई, तो किसका दरवाजा खटखटाएंगे। कि मतलब टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं हम हर चीजों को, जो सही नहीं है। हमारी एप्टीट्यूड ऐसा हो गया। बिल्कुल, मतलब लोगों को खुद से भी इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा। ये मेन, पहले मैं इसको एजेंसी के ऊपर नहीं डालता हूँ, उनका भी दायित्व है, बिल्कुल उनको भी बताना चाहिए था। लोगों से बात तो करते, डिस्कस, जब आपने प्लानिंग की थी कि भाई आप अपना खेत दोगे कि नहीं दोगे, तो कम से कम एक मीटिंग करनी चाहिए थी संस्था को, जिसने भी किया कि भाई हम ऐसा करना जा रहे हैं। तो अगर 10 आदमी होते, एक को तो पता होता कहाँ से हुआ। बिल्कुल। या कम से कम PRI को सेंसिटाइज करना चाहिए हमारे को, प्रधान, और उनको बताना चाहिए आपके गांव में इस प्रोजेक्ट के तहत हम कर रहे हैं जी। कुछ नहीं, दोनों तरफ से। अब हुआ कि नहीं हुआ आई डोंट नो, बट मैं तो एक तरफ का साइड बता रहा हूँ आपको कि जो बेनिफिशियरी है उनको पता ही नहीं है। मैं तो अपने घर की बात कर रहा हूँ। तो इस तरह के फेलियर नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। हमारे को सजग रहना पड़ेगा। बिल्कुल, सरकारें बहुत काम कर रही हैं, सिर्फ हमारे को थोड़ा सा अपना भी एफर्ट डालना है। हमारा एप्टीट्यूड जैसे हो गया है ना कि कर रहे हैं तो करते रहो, ऐसा नहीं है। हमारे को तो इंटरेस्ट लेना ना थोड़ा, तभी तो सजग हो, तभी तो आपकी सोशल मॉनिटरिंग होती है कि भाई आपने खड्डा सही ढंग से खोदा कि नहीं खोदा। तो जो कर रहा है, चाहे ठेके पे कर रहा है, तो उसको डर रहेगा यार, लोग देख रहे हैं, एक सोशल मॉनिटरिंग हो जाती है ना। तो इसीलिए पीपल पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, या पीपल अवेयरनेस बहुत जरूरी है। बिल्कुल, कि वो ऑटोमेटिकली सोशल, मतलब अगर 10 नहीं करेंगे तो 5 तो करेंगे। यस, ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे को भी सजग रहना है। बिल्कुल। चलिए सर, थैंक यू सो मच। और मुझे उम्मीद है कि आपकी जितनी भी बातें हुई वो सब लोगों तक पहुँचेगी, और वो जो आपने लास्ट वाली बात कही, बिल्कुल, कि सबको ध्यान देना पड़ेगा और मिलजुल के साथ आगे बढ़ना। ताली दोनों हाथ से बजती है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।